हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि आपने देखा है कि बंगाल के विधानसभा चुनाव के अब रिजल्ट्स आ गए और बीजेपी को 207 सीटें मिली है 293 में से। और एक वो बहुत ही 2/3 से भी ज़्यादा मेजॉरिटी के साथ में सरकार बना रही है। लेकिन दोस्तों, ये जो चुनाव हुआ है, क्या इसकी रणनीति बस इसी चुनाव में रखी गई है या एक बहुत बड़ा शतरंज का खेल था जो इस बार खेला गया है? और इसके पीछे बीजेपी ने, अमित शाह ने जो मास्टर स्ट्रोक खेला है, जो शतरंज के दांव खेले हैं, उसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। हालांकि लगता है कि ये चुनाव सिर्फ एक एंटी इनकम्बेंसी के बारे में था, जहाँ पे बंगाल के जो कॉमन पॉपुलेशन थी वो सरकार को हटाने के मूड में थी, उनको वोट करने से डर था। ये फैक्टर थे, लेकिन इससे भी बड़ा फैक्टर जो था वो था नेशनल सिक्योरिटी का। अभी दोस्तों, कुछ दिन पहले आपने देखा है कि पिछले 3 महीने में धुरंधर नाम की एक मूवी आई थी, और उस मूवी का भी इस इलेक्शन में एक बहुत बड़ा रोल रहा है, क्योंकि उस फिल्म ने कॉमन जो एक नई जनरेशन और जो हमारे पुराने लोग हैं, इनके माइंड में एक नेशनल सिक्योरिटी कितना बड़ा इशू होता है। जब हम देश में किसी भी टेररिस्ट अटैक की बात करते हैं तो एनिमी किस तरीके से ऑपरेट करता है, उसकी क्या प्लानिंग होती है। तो ये जो धुरंधर मूवी थी, इसने लोगों के नॉलेज को एक्सपांड किया है कि देश की सुरक्षा जो है वो सिर्फ देश के अंदर से ही नहीं होती है। बहुत सारे फैक्टर होते हैं जो बाहर से देश की सुरक्षा को एक अफेक्ट करते हैं या इन्फ्लुएंस करते हैं। और चूंकि बंगाल जो है एक बॉर्डर स्टेट है, और ये सिर्फ एक बॉर्डर स्टेट के साथ में अभी हम पिछले कुछ समय में अगर देखेंगे तो यहाँ पे आईएसआई का इन्फ्लुएंस, यहाँ पर सीआईए का इन्फ्लुएंस तो जब हमने शेख हसीना को की जो सरकार का तख्तापलट किया गया और मोहम्मद यूनुस को वहाँ पर लाया गया, तो ये जो एक सारे जो इवेंट्स हुए थे, ये सिर्फ एक जियोपॉलिटिकल इवेंट ना होके एक बहुत ही लॉन्ग टर्म एक जियो सिक्योरिटी की इशू थी। और इसका सबसे बड़ा जो खतरा था वो भारत के लिए था। लास्ट ईयर दोस्तों, जब ऑपरेशन सिंदूर जब हमारी आर्मी ने लॉन्च किया और पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया, तो आपको याद होगा कि आसिम मुनीर, जो कि पाकिस्तान के फील्ड मार्शल है, उन्होंने कहा था कि अब अगली बार जो जंग होगी वो भारत के वेस्टर्न फ्रंट पे नहीं होगी, वो ईस्टर्न फ्रंट पे होगी। और ये सिर्फ एक बयान नहीं था जो जोश में दिया गया था, इसके पीछे एक बहुत बड़ी साजिश और एक बहुत ज़्यादा वेस्टर्न कंट्रीज इसमें इन्वॉल्व थी कि कैसे भी करके भारत को कैसे अपने घुटनों पे लाया जाए। इस वजह से अगर आप देखोगे कि जो बांग्लादेश की जो बॉर्डर है, जो हमारी नॉर्थ ईस्ट की चिकन नेक से भी लगती है, वहाँ पे बॉर्डर एरिया में चाइना भी काफ़ी इन्वेस्टमेंट कर रहा था कि वहाँ पे वो अपना एयरफील्ड और एयरफोर्स को वहाँ पे तैनात करे, ताकि आने वाले सिचुएशन में, आने वाले फ्यूचर में वो भारत के ऊपर कभी अटैक अगर होता है तो उसका फ़ायदा उठाकर वो नॉर्थ ईस्ट को इंडिया से अलग कर सके। और आपको पता होगा कि भारत की और बांग्लादेश की हज़ारों किलोमीटर की जो बॉर्डर है वो खुली बॉर्डर है, उसमें से बीच में पत्थर है, कोई रोक टोक नहीं है, पूरी खुली है, जहाँ से बहुत सारे बांग्लादेशी जो भारत में आते हैं। और बहुत सालों से ये चलता आ रहा है। इवन मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट ने भी तकरीबन 15 साल पहले एक्नॉलेज किया था कि तकरीबन 10 करोड़ बांग्लादेशी है जो भारत में आ गए हैं और यहाँ की नागरिकता ले ली, उन्होंने अपनी आईडी भी बना ली है। तो ये जो बांग्लादेशियों का माइग्रेशन था, ये तो एक बहुत बड़ा इशू था, क्योंकि इससे हमारे देश के जो संसाधन हैं इसके ऊपर बहुत बोझ पड़ रहा था। बट इसके साथ में डेमोग्राफिक चेंज हो गया। डेमोग्राफी चेंज के साथ में जो है वो आती है आपकी पॉलिटिकल पावर, क्योंकि जब डेमोग्राफी चेंज होती है, वहाँ के जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, जिस तरह का आपका लाइफस्टाइल होता है, जो आपका कल्चर है, जो आपकी आइडियोलॉजी है, आपका जो रिप्रेजेंटेटिव होता है वो भी उसी को प्रोपेगेट करता है, क्योंकि उसे भी इलेक्शन में चुन के आना है। और इसी वजह से ममता बनर्जी ने बहुत सारे बांग्लादेशियों को उनको हेल्प करी है कि बंगाल में सेटल करके उनको अपना परमानेंट वोटर बनाया जाए, ताकि कभी भी किसी भी तरह की उनको पॉलिटिकली कभी दिक्कत ही ना हो और वो हमेशा उनकी सरकार बनती रहे।
लेकिन दोस्तों वैसे ममता बनर्जी के, मोदी जी के साथ में, अमित शाह के साथ में पर्दे के पीछे रिलेशन बहुत अच्छे हैं और उन्होंने इतनी ज़्यादा कभी फोर्स भी नहीं किया था कि बंगाल को जीता जाए। लेकिन आपको अगर याद होगा कि जो हमारे पूर्व राष्ट्रपति थे जगदीप धनखड़, वो पहले बंगाल के ही गवर्नर थे और जब वो बंगाल के गवर्नर थे तब ममता बनर्जी के साथ में उनका डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ तू मैं होते रहती थी और सेंटर और स्टेट के बीच में जो तनाव चलते रहता था वो जग जाहिर है। तो उसके बाद में जब अब पिछले कुछ सालों में ममता बनर्जी बहुत ही ज़्यादा आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी थी और वहाँ पे शेख हसीना गवर्नमेंट के बाद में सीआईए ने जब अपना पेपेट मोहम्मद यूनिस को इंस्टॉल किया, वहाँ पे बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ में लिंचिंग होके वहाँ पे कैसे भड़काया गया उस जिहादी मानसिकता को, तो उसके बाद में एक बहुत ज़रूरी हो गया था कि भारत की ईस्टर्न फ्रंट जो है उसको सिक्योर किया जाए। और उसको सिक्योर करने का दो ही तरीके थे कि या तो अगर कोई स्टेट गवर्नमेंट सेंटर के साथ कोऑपरेट नहीं करती है, जहाँ नेशनल सिक्योरिटी इश्यूज़ है, जहाँ गवर्नेंस इश्यूज़ है, वहाँ पे आर्टिकल 357-56 लगाकर सीधा राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए और जो स्टेट गवर्नमेंट है उसको वहाँ से बर्खास्त कर दिया जाए। या दूसरा, चुनावी प्रक्रिया में जो वहाँ की इनकम्बेंट गवर्नमेंट है उनको जनता का सहारा लेकर सरकार से बेदखल किया जाए। दोस्तों अब इसमें सबसे आसान तरीका जो है वो फर्स्ट वाला है कि आपके पास में सेंटर में गवर्नमेंट है, आपने राष्ट्रपति शासन लगा दिया, स्टेट गवर्नमेंट को वहाँ से हटा दिया। लेकिन उस केस में क्या होता कि जो कॉमन बंगाली है उनकी पूरी सिंपैथी ममता बनर्जी के साथ में होती और जो शायद बंगाली उनको आज 5 साल के बाद में उन्होंने खुद ही हटा दिया है, शायद वो अगले 20-25 साल तक वो सिंपैथी को यूज़ करके वो सरकार में ही रहती और ये जो है वो आने वाले समय में पार्टीशन कहिए या नेशनल सिक्योरिटी का इशू कहिए, ये बहुत बड़ा इशू हो सकता था। तो इसीलिए बीजेपी गवर्नमेंट ने बहुत ही शांति से और बहुत ही संयम से इस चीज़ को हैंडल किया और उन्होंने कानूनी चीज़ लेके आई है SIR और उस SIR के थ्रू उन्होंने मार्क किया कि कौन कौन है जो यहाँ के निवासी नहीं है और कौन कौन बांग्लादेशी इमिग्रेंट है। तो इस वजह से क्या हुआ था कि तकरीबन 90 लाख से ज़्यादा जो वोटर थे वो इस लिस्ट से डिलीट हो गए। और चूँकि आप जानते हैं कि बहुत सारे जो सीटें होती, कभी कोई 500 से वोट से हार जाता है, जैसे ममता बनर्जी इस बार सिर्फ 15,000 वोटों से हारी है। तो जब 90 लाख वोट को अगर हम 200-300 सीट पे अगर इक्वली भी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो एक बहुत बड़ी मार्जिन हो जाती है विनिंग और लूजिंग में। तो ये जो सफाई का काम किया गया है इसको बहुत ही कॉन्स्टिट्यूशनली तरीके से इम्प्लीमेंट किया गया है और उसका यूज़ करके जो फेक वोटर्स थे उनको सबसे पहले तो बाहर किया गया है। और दूसरी सबसे बड़ी बात थी कि जो TMC के गुंडों ने वहाँ पे जो आतंक मचा के रखा था, जैसे आप RG कार में जब एक मेडिकल छात्रा के साथ में रेप हुआ जिसको TMC के एक नेता ने किया था, तो वहाँ पे हमने देखा कि कितना बड़ा वहाँ पे प्रोटेस्ट हुआ, लेकिन उसके ऊपर ममता बनर्जी ने कुछ नहीं किया क्योंकि वो उनकी पार्टी का ही नेता का बेटा था। दूसरा, जब संदेश खाली में इतना बड़ा हुआ कि जहाँ पे गांव से महिलाओं को लेके जाता था और उनको कुछ दिन के बाद में उनके साथ में बलात्कार करके उनको छोड़ दिया जाता था, तो ये बहुत बुरी तरीके से चल रहा था। तो इस वजह से जो बंगाल के जो लोग थे वो परिवर्तन तो चाहते थे, लेकिन वो किसी को बता नहीं सकते थे कि हम इसको वोट देना चाहते हैं या हमको पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि जैसे ही वो चीज़ मीडिया में आती है, वायरल होती, वो गुंडे उनके घर पे पहुंच के उनके लिए खतरा हो सकते थे। तो इस वजह से गवर्नमेंट ने भी डिसाइड किया कि 2.5 लाख से ज़्यादा CRPF जो जवान हैं उसको बंगाल में तैनात किया जाए। आप सोचिए कि 5 इलेक्शन हुए, उसमें सिर्फ एक ही राज्य में इतनी सिक्योरिटी रखी गई ताकि वोटर्स को लगे कि जब हम वोट करने जाएंगे तो हमारी जान को कोई खतरा नहीं है। और चूँकि यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में पुलिस आती है और पुलिस पूरी तरीके से सरेंडर कर चुकी थी और वो ऑलमोस्ट TMC का ही एक कैडर का आर्म था, तो स्टेट गवर्नमेंट की पुलिस से तो जनता को कोई ज़्यादा खौफ थी नहीं। तो जब सेंट्रल फोर्स वहाँ पे आई तो उनके मन में एक सुरक्षा की भावना आई कि अब वो शांति से और बिना उनकी जान को खतरा हुए वो वोट कर सकते हैं। तब जाके उन्होंने इतनी भारी मात्रा में 93% वोटिंग किया और ये उसी वोटिंग का नतीजा था
कि 15 साल के बाद में ममता बनर्जी की गवर्नमेंट को हम ये नहीं कहेंगे कि सिर्फ हटाया है दोस्तों, उसको धोबी पछाड़ दे के बिल्कुल ज़मीन पे लिटा दिया है। और इतना ज़्यादा मत जो वोट बीजेपी को दिया है कि वो उनकी एक्सपेक्टेशन से बहुत ज़्यादा था। और ये बताने के लिए काफ़ी था कि अब जो बंगाली है उसको नहीं चाहिए सेक्युलरिज्म, उनको नहीं चाहिए कि स्टेट के साथ में स्टेट का सेंटर का झगड़ा होए। यहाँ पर वो जॉब चाहते हैं, यहाँ पर वो डेवलपमेंट चाहते हैं। तो दोस्तों नेशनल सिक्योरिटी तो एक बहुत बड़ा इशू था ही, लेकिन उसके साथ में जो डेवलपमेंट है, जहाँ बंगाल 1960 के ज़माने में सेकंड और थर्ड नंबर पे रहता था जीडीपी के मामले में, आज वो बॉटम 5 से गिना जाता है। तो इस तरह की तो उसकी स्टेट हुई थी जब पहले 34 साल लेफ्ट के अंडर में, 15 साल ममता बनर्जी के अंडर में, तो ऑलमोस्ट 49-50 ईयर से स्टेट जो है वो ऑलमोस्ट बर्बादी की तरफ था। तो अब जाके बंगालियों को भी लगा कि अब हमें परिवर्तन करना चाहिए। और जब उन्हें दिखी कि हमें इस बार सुरक्षा है, फेक वोटर्स को डिलीट किया गया है, और यहाँ पर उनको ये भी समझ में आया कि बॉर्डर स्टेट होने के नाते हमारी एक एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है नेशनल सिक्योरिटी की। तो ये जो है वो धुरंधर फिल्म देखने के बाद में उनको बहुत अच्छी तरीके से वो समझ में आया है कि एक जो राष्ट्र है वो तभी सुरक्षित रहता है जब वो राष्ट्र के हर कोने, चाहे वो बॉर्डर हो चाहे वो देश के अंदर हो, जब वो सिक्योर होगी तभी पूरा देश भी सिक्योर होगा, तभी हम भी सिक्योर होंगे। तो दोस्तों ये मेरा चुनावी विश्लेषण था बंगाल का। अगर आप कोई उसके साथ नीचे कोई इसके ऊपर कोई कमेंट करना चाहते हो तो प्लीज़ मुझे अपनी राय बताएं, और मैं आपके जो भी सवाल है उनका जवाब दूंगा। थैंक यू।